सो अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग हीट के 6th लेक्चर में हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट, स्पेसिफिक हीट्स, लैटेंट हीट और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडे इज डेट 17th जनवरी। लेट्स कंटिन्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली हीट को लेकर के। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि सर हीट तो आपने पहले दिन ही पढ़ाया था। ठीक है, जब एक टॉपिक शुरू नहीं हुआ तुम्हारा हैंड रेज हो गया। बोलो विवेक। सर एक डाउट है, मतलब गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा होता है ना, जी, तो वो सर कैसे, मतलब इसका डेरिवेशन? क्लास में तो वीडियो देख लो जा करके लास्ट क्लास का। नहीं सर, उसका देखे हैं और उसका नोट्स भी हम लिखे हैं, लेकिन मेरे नोट्स में भी वो नहीं है उसका डेरिवेशन। गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा नहीं है उसमें? क्या सर बात कर रहे ये हो? वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड में गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा क्यों होगा? लिक्विड के लिए कभी अल्फा डिफाइंड ही नहीं होता है। आप एक कंडीशन लिखवाए थे, गामा ग्रेटर देन 3 अल्फा जब लिक्विड लेवल विल राइज। मैंने बोला गामा था क्वेश्चन क्लास नहीं करोगे रेगुलर तो यही होगा। मैंने बोला था कि सॉलिड है और लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोनों एक्सपेंड कर रहा है। जब सॉलिड भी एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है, तो अगर लिक्विड का गामा अगर सॉलिड के गामा से बड़ा होगा तो लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, लिक्विड का गामा अगर सॉलिड के गामा से कम होगा तो लिक्विड फॉल करेगा, और दोनों का गामा अगर सेम होगा तो लेवल क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ये बताया था मैंने। हाँ यही। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। ठीक है, फिर भी डाउट हो क्लास के लास्ट में रुक जाऊंगा। चलो हीट की बात कर रहे हैं। तो हमने हीट को लेके बहुत क्लियर कट बात किया कि हीट बेसिकली क्या होता है? पार्ट ऑफ एनर्जी which is transferred from higher temperature to lower temperature। यानी हीट बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर मैं सीधा सीधा हीट को लेके अगर डिफाइन करूं, हीट को लेके बात करूं, इट इज सिंपली पार्ट ऑफ एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि डेफिनेशन लिख चुके हैं तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं इसको, हम लोग इसके मेन मुद्दे पे आते हैं। पार्ट ऑफ एनर्जी, दूसरा which is transferred due to temperature difference, which is transferred which is transferred due to temperature difference। हम एक और बात बिल्कुल जानते हैं कि हीट जो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर ही जाता है। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू, हीट ट्रांसफर्ड हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर में, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक बात, हायर टू लोअर टेम्परेचर, ये बेसिक बातें हैं जो हम जानते हैं। लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात अगर आप लोगों को बताऊं कि हर बॉडी को, हर एक बॉडी को अगर आप हीट देते हो तो वो एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, किसी बॉडी को हीट देते हो तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, किसी बॉडी को हीट देते हो तो बहुत धीरे गर्म होता है। ठीक है, किसी बॉडी को हीट देते हो तो बहुत जल्दी वो मेल्ट करने लगता है। यानी इसका मतलब है कि हर बॉडी जो होता है वो हीट को लेकर के अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कोई हीट को लेकर के रिस्पॉन्ड इस तरीके से करता है कि टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाता है, कोई हीट को लेकर इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे राइज होता है, और कोई ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि आपका हीट देने पे बॉडी मेल्ट कर जाता है। तो रिस्पॉन्स टू हीट जो होता है हर बॉडी का वो अलग अलग होता है। क्लियर है? देखते हैं अब आगे हम। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है, वो होता है हीट कैपेसिटी। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पढ़ने वाले हैं, वो है हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली अगर इसको मैं बोलूं तो इट इज द डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन होता है, देखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ heat energy, amount of heat energy required to raise the temperature
raise the temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। बड़ा सिंपल सवाल दे रहा हूं मैं, सिंपल पॉइंट बता रहा हूं मैं कि आपके पास दो बॉडी, एक बॉडी ये है और दूसरा बॉडी ये कपड़ा है, ठीक है, दो बॉडीज है आपके पास। इसको 10 जूल दे रहे हैं, इसको 10 जूल लग रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और इसको 15 जूल लग रहा है। तो दोनों बॉडी में जो हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर इज डिफरेंट। क्लियर है? तो हीट कैपेसिटी होता है कि किसी बॉडी को 1 डिग्री के टेम्परेचर राइज कराने के लिए कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। क्लियर है? और हीट कैपेसिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर का चेंज। क्लियर है? हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर का डिफरेंस। इसको और लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। अगर मैं इसका यूनिट का बात करूं, हीट कैपेसिटी की अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो यूनिट इसका होगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। जल्दी लिख लें इसको, हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। नहीं आस्था, थर्मल कैपेसिटी नहीं कहेंगे इसको हम लोग। थर्मल कैपेसिटी एक्चुअली एक साइंटिफिक टर्म है, नॉट ए जनरल टर्म। बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते थर्मल कैपेसिटी को, बट थर्मल कैपेसिटी कहेंगे नहीं इसको, इसको हम लोग हीट कैपेसिटी ही कहेंगे। इसको हम लोग हीट कैपेसिटी ही कहेंगे। ठीक है, सब लोग जल्दी से लिख लें। सिंपल सी बात है कि एक बॉडी को कितना हीट दें, कितना एनर्जी दें कि उसका टेम्परेचर का राइज 1 डिग्री सेल्सियस हो, या 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए कितना हीट हमको देना पड़ेगा बॉडी को, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसी हीट कैपेसिटी को और हम लोग कई और तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, अर्पिता ने बोला है कि सर इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि, अब फॉर एग्जाम्पल छोटा सा दूध के कटोरी को गर्म करना है तो ज्यादा कम हीट चाहिए, लेकिन बड़े बर्तन में दूध को गर्म करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। इसी को ठीक करने के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग और नाम स्पेसिफिक हीट भी देते हैं, और स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है? अब देखते हैं ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मान लिखते हैं हम लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required, amount of energy required to raise the temperature of 1 kg mass, 1 kg mass by 1 डिग्री सेल्सियस, यानी पर यूनिट मास, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 केजी बॉडी को, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। तो अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो एस इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग, एस इक्वल्स टू लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और डिवीजन में और क्या होता है, मास भी डिवाइड हो जाएगा।
तो यहां से फॉर्मूला आता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शायद पूरा का पूरा हम लोग काज करते हैं। जब बच्चों हीट कैपेसिटी कोई बहुत ज्यादा टर्म यूज नहीं होने वाला है आकांक्षा, तो हीट कैपेसिटी को इसलिए मैंने सिर्फ HC लिख दिया है, हीट कैपेसिटी। क्लियर है? तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। क्लियर है? ये मेरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जल्दी लिख लीजिए इसको, जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक बार फाइनली समझा दूंगा। इसका अगर यूनिट की बात करें, इसका यूनिट की बात करें हम लोग, अगर इसका यूनिट की बात करें, इसका यूनिट होगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स अगर लिखने हो मुझे, कुछ अगर इसके एग्जाम्पल्स लिखना हो, ठीक है? एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं वाटर का, लिख सकते हैं आइस का, लिख सकते हैं। पहले इतना लिख लो, पहले जल्दी से, जल्दी सब लोग इतना लिख लें। लिख लो, मैं समझा देता हूं। दे रहा सोनिया, अब लिख ले पहले इसको जल्दी से। लिख लिया? जनरली हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं हम लोग वाटर का, एक जस्ट सेकेंड। एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वाटर और आइस। सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है अपने को एग्जाम्पल में। ठीक है? वाटर और आइस लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। वाटर का याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है? लिख लिया जल्दी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, याद मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि मान लीजिए कोई मटेरियल है, मान लीजिए आपने ले लिया आइस, ले लिया कॉपर, ले लिया। अगर आप हीट कैपेसिटी निकालोगे तो उसके मास में फर्क पड़ेगा। कम मास लोगे, हीट कम चाहिए होगा एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ज्यादा हेवी लोगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसको ठीक करने के लिए हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनाया। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पेसिफिक मतलब होता है पर यूनिट मास। कोई भी स्पेसिफिक वर्ड कभी भी आ जाए मतलब होता है पर यूनिट मास। तो ये कहना चाहता है कि 1 केजी बॉडी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है? हर मटेरियल का अपना अपना स्पेसिफिक हीट होता है और फिक्स होता है वो। जैसे मैंने वाटर का दिया, मैंने आइस का दिया, वैसे आपको कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसका आपको फिक्स दिया रहेगा वाटर आइस का। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पेसिफिक सबका। ठीक है? तो इसी के साथ बच्चों अपने को एक और हीट कैपेसिटी की तरफ बात करने की जरूरत पड़ती है, और वो है मोलर हीट कैपेसिटी। हाफ क्यों होता है? मेटल की प्रॉपर्टी है श्रेयांश, मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो। ठीक है? ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी है। खैर, अब हम लोग एक और टर्म की तरफ बात कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चों इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सीपी और सीवी। कितने लोग को याद है? कितने लोग को याद है सीपी सीवी पढ़ा है आपने? एक्सेलेंट। यानी आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी को। वहां स्पेसिफिक हीट की ज्यादा यूज नहीं होती है। ठीक है? तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करवा देता हूं आपको। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। It is the amount of heat, it is the amount of heat
amount of heat required to raise the temperature of 1 mole, 1 kg नहीं इस बार, 1 mole by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. अगर इसको मैं लिखूं तो इसको it is basically represented by C. It is represented by C. It is represented by C. याद रखिएगा, इसको C से जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहां लिखूं तो मोलर हीट कैपेसिटी यानी C इक्वल्स टू हो जाएगा 1 by N into delta Q by delta T, where N is the number of moles. N is the number of moles. N को क्या कहेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स. तो यहीं से फॉर्मूला बनता है डेल्टा Q इक्वल्स टू N C डेल्टा T. डेल्टा Q इक्वल्स टू बनता है N C डेल्टा T. क्लियर है? डेल्टा Q इक्वल्स टू होगा N C डेल्टा T. और याद रखना वहां पे क्या था? MS डेल्टा T. यहां पे N C डेल्टा T और वहां पे MS डेल्टा T. क्लियर है? अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज अगर ऐड करूं यहां पे आपको मोलर हीट कैपेसिटी में, तो अगर इसको लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन C एंड S. बिल्कुल नहीं. आदर्श इसका इंटरनल एनर्जी से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं. अब देखो, अब आदर्श आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको याद आ रहा है CP और CV. मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो कंडीशन दे नहीं रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम. वो तो हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. CP CV से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है यहां पे. तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग. तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन C एंड S. रिलेशनशिप बिटवीन C एंड S. C और S के बीच में रिलेशनशिप कितना होगा देखते हैं हम लोग सब लोग. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि C बेसिकली जो होता है वो क्या होता है? 1 by N into डेल्टा Q by डेल्टा T. आपको भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं यहां पे हम लोग C इक्वल्स टू 1 by गिवन मास बाय डेल्टा T इंटू मॉलिक्यूलर मास. तो क्या इसको हम लोग पूरे को यहाँ पे S नहीं लिख सकते हैं? S इंटू M. तो क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो गया क्या? C इक्वल्स टू S इंटू M. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो दिखेगा नहीं कहीं लेकिन कभी भी जरूरत पड़ सकता है. रिलेशनशिप बिटवीन C एंड S. C इक्वल्स टू S इंटू M. याद रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन C एंड S क्या होगा? C इक्वल्स टू S इंटू M. C इक्वल्स टू S इंटू M. छोटा फॉर्मूला, डायरेक्टली शायद जरूरत ना पड़े लेकिन ये फंसा सकता है आपको कभी भी. आगे बढ़े, जल्दी लिख ले इसको, जल्दी लिख ले. मैंने दो चीजों की बात की है, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट. स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T बाय मास. और मोलर हीट क्या होता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T पर यूनिट मोल. हम मोलर हीट पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे यहाँ पे. ये मोलर हीट हमारा आगे टॉपिक आएगा CP और CV के टर्म्स में. ठीक है, हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट की ही बात करेंगे यहाँ पे. लिख लो तो सही. यस, देन विल मूव टुवर्ड्स सिंपल बेसिक सवालों पे कुछ जाएंगे हम लोग. We'll try to deal with some simple questions. श्रेयांश ने बोला सर मोल्स को म्यू लिखते हैं, देखा नहीं मैंने बहुत ज्यादा इस तरह का लिखते हुए.
बट टर्मिनोलॉजी श्रेयांश गलत भी नहीं है लिखना, कोई दिक्कत तो है नहीं लिखने में, है ना? मैंने नहीं देखा कभी, मैंने ध्यान नहीं गया कभी। केमिस्ट्री में लिखते होंगे तो शायद, मॉडल में माइट भी श्रेयांश हो सकता है। चलिए बच्चों, पहला सवाल, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, देखो क्या क्या गिवन डेटा पे ही खेल खत्म हो जाना है, देखो और सॉल्व करो। मैं सिंपल स्पेसिफिक हीट पे बात कर रहा हूं यार, कोई उसका यूज भी नहीं। अभी तक 4 रिस्पॉन्स आए हैं, ऑल 4 आर करेक्ट। ये टॉपिक से आसान टॉपिक आपको मिलेगा नहीं। ठीक लग रहा है रियांशु, कार्तिक ठीक लग रहा है? सबका आंसर वही है। अभी तक 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, सबका आंसर सही है। 10 on 10। सलोनी, अंशु, निशिता, सबका सही है, ऑल करेक्ट। अभी तक 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और किसी का भी आंसर गलत नहीं आया है, दैट्स ग्रेट। जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, यू विल गेट टू द आंसर। अली सही है, बिल्कुल सही है अली, वेरी गुड। यानी क्वेश्चन में आपको, मैं जो आपके जगह रहूंगा तो मैं तो लिखूंगा मास दिया हुआ है 5 kg, और when heat brought to boiling point, टेम्परेचर में चेंज 20 डिग्री सेल्सियस पे है और टेम्परेचर में चेंज 20 से 100 लेके जा रहे हैं, तो कितना हो रहा है टेम्परेचर का चेंज? 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का चेंज कितना है? 80। तो अब अपने पास एस दिया हुआ है कितना? 4.2, यानी 4200 जूल। मैं तो किलो जूल को जूल में लिखूंगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो क्या अपने पास फॉर्मूला आ गया क्या? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना होगा? एम एस डेल्टा टी। एम है आपके पास 5, एस है आपके पास 4200, और डेल्टा टी कितना है? 80। यानी कुल मिला के 400 इंटू 4200। ये किलो जूल में ठीक रहता वैसे, ये जूल होता किलो जूल में लेके तो 400 इंटू 4.2 किलो जूल इज इक्वल टू 1680 किलो जूल। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। इज इट क्लियर? जब सबको क्लियर होगा तो अगला क्वेश्चन सब लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है अगला क्वेश्चन बेसिक स्पेसिफिक हिट पे दे रहा हूं, बस फॉर्मूले क्या प्रैक्टिस के लिए दिया हूं ये क्वेश्चन। इट हैज नो अदर इंटेंशन की कि आपका फॉर्मूला पे पकड़ो बस।
सलोनी ने कहा क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं सलोनी, आप देख लो, वर्ड थोड़ा कैच नहीं हो रहा होगा तो। 50 ग्राम of copper is heated to increase its temperature by 10 degrees Celsius. ठीक, if same amount of heat is given to 10 gram of water, the rise in temperature will be. थोड़ा सोचो। निष्ठा देखते हैं, लेट्स वेट। अभी तक 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है एंड ऑल 6 आर करेक्ट, 9 out of 50। भेजो सॉल्यूशन कार्तिक। पुलकित ठीक लग रहा है, चांस ठीक लग रहा है, प्रियांशु ठीक लग रहा है। ठीक है अंशु, पलक ठीक लग रहा है, सबका एक ही आंसर है। आपको समझना पड़ेगा, पहले कॉपर को लो ना, कॉपर का हालत देखो पहले, कॉपर की क्या हालत है। बिल्कुल निश्चित, इजी क्वेश्चन है काफी। कॉपर की हालत देखिए, कॉपर में क्या कॉपर का मास दिया हुआ है क्या? इट्स 0.05 kg क्या? ठीक, अगर आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, तो इसका अगर देखें टेम्परेचर का कितना चेंज करना है हमको यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस क्या, और इसका एस कितना है, 420 क्या? क्लियर? अगर मैं इसको देखूं तो क्या बन जाएगा, ये डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी क्या? श्रेया ठीक है, मानस ठीक है, सलोनी ठीक है, अमन ठीक है। अभी तक 18 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, बट स्टिल वेटिंग फॉर मोर। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, तो 0.05, एस कितना होगा 420 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 10। सॉल्व करेंगे इसको तो लगभग ही आ रहा है 210 जूल आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है क्या? अगर मैं बात करूं कि ये जो चेंज इन हीट ट्रांसफर है डेल्टा क्यू, यही हीट हमको देना है पानी में, तो पानी का मास कितना है, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही देना है अपने को। 210 है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.01, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, पता है हमको, देना चाहिए था वैसे यहाँ पे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है निकालना है। मैं तो सीधा सीधा लिखूंगा, ये 42 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो डेल्टा टी कितना 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है क्या सबको? बोलिए, क्या डेल्टा टी सबको? 21 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी तक जो रिस्पॉन्ड किया था, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं पोल का। 21 लोगों ने ही रिस्पॉन्ड किया था और ऑल 21 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली, दैट्स ग्रेट। ठीक है, बट स्टिल बाकी लोग जो सॉल्व नहीं कर पाए, वो देखो, क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या? इस क्वेश्चन में अगर हमने कुछ बताने की कोशिश की है तो इतना ही कि आपका एक तरीके से एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इतना ही बताने की कोशिश किया। बच्चों, मैं यहीं पे अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करना चाहूंगा, मैं आपको 30 सेकंड में देता हूं। क्या बोलना चाह रहे हो पुलकित, समझा नहीं मैं। सब लोग नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुलकित कह रहा बाकी लोग नोटा है, कोई कोई आंसर नहीं। चलो 30 सेकंड्स बच्चों, उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, वो है वाटर इक्विवेलेंट। मुझे किसी ने डाउट भी पूछा था वाटर इक्विवेलेंट में, मैंने बोला था रुकने के लिए,
आकांक्षा, आप अभी भी उसी सवाल पे हो, बीच में गायब हो गए। हीट कैपेसिटी किसको कैसे डिनोट करते हैं? मैंने उस समय भी बोला था हीट कैपेसिटी को डिनोट हम लोग जनरली एचसी लिखते हैं कि हीट कैपेसिटी की यूज नहीं आएगी कहीं। हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स है, सी और एस, यानी मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस से करेंगे और मोलर हीट को सी से करेंगे हम लोग। बिल्कुल मृगा, तो अब वाटर इक्विवेलेंट का समझा देता हूं, तब क्वेश्चन जो भी तुम पूछोगे वो आसान रहेगा मृगा, ठीक है? इसलिए मैंने शायद उस समय बोला होगा कि अभी रुक जाता है। बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, एक वाटर इक्विवेलेंट टॉपिक हमको पढ़ना होता है। ये एक्चुअली कभी कभी सवाल में सीधे सीधे आ जाता है और फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है? ये वाटर इक्विवेलेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक एनालॉजी है, एक कह सकते हो सिमिलैरिटी प्रूव किया है हमने यहाँ पे, ठीक है? देखते हैं क्या होगा। तो हम गौर से देखो तो जब स्पेसिफिक हीट की जब बात कर रहे थे तो हमने एग्जांपल किसका दिया था? पानी का, क्योंकि पानी का जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज्यादा नोन होता है, सबसे ज्यादा हमको इसके बारे में जानकारी होती है, ठीक है? तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हर बॉडी का जैसे डेंसिटी था, तो डेंसिटी को हमने क्या कर दिया था? रिलेटिव डेंसिटी बना दिया था। रिलेटिव डेंसिटी किससे कंपेयर किया था? वाटर से। उसी तरीके से हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हर बॉडी को हम लोग पानी से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या पानी से कंपैरिजन उसका बनता है। तो हम लोग हर बॉडी के स्पेसिफिक हीट को पानी से कंपेयर करने की कोशिश करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो अगर वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन समझे तो लिखते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच वुड एब्सॉर्ब और इवॉल्व, या तो एब्सॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट इज डन बाय बॉडी इन राइजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं पानी से, और दूसरा मेरे पास क्या है? वाटर है, वाटर, ठीक? अब मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखने वाला हूं यहां पे, देखिए मैंने बोला कि बॉडी का जो मास है वो क्या है? मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी और चेंज इन टेम्परेचर। बॉडी का अपना अपना सारा कहानी है। और हीट कितना होगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होना है? मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी। सीधा सीधा हिसाब है, बॉडी का सारा हिसाब यही है, मास होगा, स्पेसिफिक हीट होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर इसको हम पानी से कंपेयर करें, तो पानी से कंपेयर करते हैं तो हम एक टर्म लिखते हैं W, इसको ही कहते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये वाटर का मास हो गया, ठीक? अब उसके बाद लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि हमको नोन होता है, जल्दी हमको वाटर का स्पेसिफिक हीट नोन होता है। और बोला गया है कि टेम्परेचर का चेंज सेम रहना चाहिए और डेल्टा क्यू भी दोनों का सेम ही रहना चाहिए। तो मास ऑफ वाटर कितना है? W, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। अब दोनों का हीट ट्रांसफर सेम होना चाहिए, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इनटू डेल्टा टी इक्वल्स टू वाटर इक्विवेलेंट, यानी मास कह सकते हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल कर दिए, तो वाटर इक्विवेलेंट किसी भी बॉडी का होता है मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सीधा सीधा याद रखिए, कभी भी किसी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट दिया जा रहा है आपको, मतलब वाटर इक्विवेलेंट होता है आपका, वाटर इक्विवेलेंट आपका हो रहा है सीधा सीधा मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये दिमाग में रहेगा तो कभी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। वाटर इक्विवेलेंट शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब यही है। क्लियर है क्या? हम वाटर से इसको कंपेयर कर रहे हैं। हमने कहा कि वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कौन सा? मास ऑफ वाटर इसको कह रहे हैं which would absorb or evolve same amount of energy which is done by body in rising or falling through the same range of temperature in water. क्लियर? जल्दी इसको लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, पूरे थ्योरी को लिख लीजिए। ये मैं स्टार मार्क करके रखिएगा, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऐड ऑन होके आएगा। मृगांक क्लियर है क्या?
इसका बहुत यूज आएगा क्वेश्चन में। जैसे वाटर इक्विवेलेंट देगा तो क्वेश्चन को आसान कर देगा, बस ये याद होना चाहिए आपको। हर बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट देने का मतलब है कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आपको दे दिया जा रहा है। जल्दी नोट कर लो, से यस इफ रिटन, देन विल मूव अहेड। बढ़िया। लिख लिया है? चलिए बच्चों, अगर लिख लिया तो लेट्स मूव अहेड टू आवर न्यू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं लिखा है, था लिखिए। चलो लिख लो लिख लो लिख लो, आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम। नोट लिख लो। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लैटेंट हीट, ये पढ़ लेंगे तो ही हम अपने आगे टॉपिक्स की तरफ मूव कर पाएंगे। स्पेसिफिक हीट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट क्या होता है बच्चों? एक होता है कि बॉडी को हीट देके उसके टेम्परेचर को बढ़ाना। जहां भी ऐसा केस हो वहां पे हम स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं। एक केस होता है कि बॉडी के फेज को चेंज कर देना। फेज को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि बॉडी सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, लिक्विड में है तो गैस में कन्वर्ट कर देना। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फेज चेंज। क्लियर है? तो हम बात करते हैं लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट क्या होता है समझते हैं। तो याद रखिएगा, लैटेंट हीट की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as amount of heat required to change the phase of 1 kg मास। सीधा सीधा 1 kg मास के फेज को चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट को रिप्रेजेंट करते हैं
L equals to heat required, that heat required per unit mass. सीधा सीधा कहते हैं latent heat होता है heat required per unit mass. अगर मैं latent heat के यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट होता है जूल पर केजी. जूल पर केजी, इसका यूनिट होता है जूल पर केजी. क्लियर है? जल्दी लिखिए लैटेंट हीट क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा लैटेंट हीट के भी दो टाइप्स होते हैं. एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. छोटा छोटा टॉपिक है, बात करते हैं आकांक्षा. सही बात कह रहे हो, बट मैं लिखवाऊंगा इसको. ठीक, एक पॉइंट जो आकांक्षा ने रेज किया मैं उसको भी यहीं पे मेंशन कर देता हूं, जो आपको केमिस्ट्री में आपने एक्चुअली पढ़ा हुआ है. ठीक है, वो क्या है कि याद रखिएगा कोई भी फेज का जो चेंज होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. फेज चेंज प्रोसेस is always at constant temperature. हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता उस वक्त. क्लियर? फेज का जो चेंज होता है वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. पिता ने कहा क्लास 9th में पढ़ा था. हाँ पढ़ा होगा इसको. ठीक है, फेज का चेंज जो होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. अब इसी में जो पहला टाइप है हमारा वो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बच्चों मैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूंगा तो मैं तो सीधा सीधा ऐसे समझूंगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसी को कहते हैं फ्यूजन. इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फ्यूजन. क्लियर है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फ्यूजन. याद रखिएगा ये सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उसको उस टेम्परेचर को कहते हैं एट मेल्टिंग पॉइंट. ये दिमाग में रहना चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड में किस टेम्परेचर, कोई बॉडी आयरन है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा? मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा. उसको कहते हैं एट मेल्टिंग पॉइंट. यानी कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा वहां का. तो पहला याद रखना फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब सॉलिड टू लिक्विड. क्लियर है? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा क्यू पर यूनिट मास. फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा क्यू पर यूनिट मास. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है. latent heat of fusion will be heat transferred per unit mass. जल्दी लिख ले इसको. ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे दूं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. एग्जांपल दे दूं अगर तो आइस टू वाटर का एग्जांपल देता हूं. आइस का जो लैटेंट हीट होता है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन का लैटेंट हीट होता है. लैटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है वो होता है लगभग 80 कैलोरी पर ग्राम. 80 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है. याद रखना कि एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल. एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल. ये दिमाग में रखना है सब चीजें. रितु ये पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है. रितु जब भी कन्वर्ट हो रहा सॉलिड से लिक्विड में तो फ्यूजन है. जब भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या कहेगा? फ्यूजन. वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा आपको भी थोड़ी देर में. फेज का चेंज जहां भी सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है वहां फ्यूजन लग रहा है. ठीक है, जहां लिक्विड टू गैस हो रहा है उसको कहते हैं वेपराइजेशन. वो तो वेपराइजेशन नाम से भी समझ में आता है. बोलिए क्लियर है क्या? सिंपल टॉपिक है, क्यू बाई मास है सीधा सीधा, हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास. और यहीं से आप सीधा सीधा कह सकते हो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू
m into latent heat of fusion, ये भी कह सकते हो फॉर्मूला में। हीट कितना चाहिए हमको टेम्परेचर फेज चेंज करने के लिए, तो m into l। क्लियर है? जल्दी लिखें इसको, जल्दी लिखें, बेसिक टॉपिक है, इस पे खाली क्वेश्चंस, इसके बाद थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। वेपराइजेशन नाम से ही क्लियर है कि ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को कह रहे हैं, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को कहते हैं वेपराइजेशन। अब ये किस टेम्परेचर पे होता है बताओ बच्चों, टेम्परेचर का नाम क्या है? लिक्विड से गैस के किस टेम्परेचर पे कहते हैं, पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर का नाम क्या होता है? बिल्कुल सही आस्था, वेरी गुड, बिल्कुल सही मंतशा। सो कहते हैं हम लोग एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सिमरन? बिल्कुल सही, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे कोई पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो बहुत क्लियर है, डेल्टा, ये भी फॉर्मूला क्या होगा, हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास। और अगर कोई पूछे मेरे से कि डेल्टा क्यू कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर एक एग्जांपल दूं, अगर वाटर का दे दूं एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल दे दूं, तो वाटर का होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, दैट्स द केस। नहीं, कंडेंसेशन नहीं कह सकते इसको, नहीं आकांक्षा, तो उल्टा प्रोसेस होगा ना, गैस टू लिक्विड को कहेंगे ना। दो फेज का दो ही चेंज, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूजन, और लिक्विड से गैस मतलब वेपराइजेशन। क्लियर है? फॉर्मूला में Q इंटू ml है, सीधा सीधा। नहीं मृगांक, साइंस में साइंस में हम लोग हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सब्लिमेशन कभी नहीं निकालते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस डायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट उसको कहते हैं, जो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और उसका हीट ट्रांसफर हम लोग नहीं निकालते हैं जनरल बॉडीज के लिए। श्रेयांश, डेल्टा क्यू सिंपल क्या है समझो, ऐसा समझो कि एक डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, एम बोले तो मास है और एल बोले तो लैटेंट हीट है। तो अगर मास बदलेगा तो ही डेल्टा क्यू बदलेगा, क्योंकि किसी भी मटेरियल का लैटेंट हीट क्या होगा, फिक्स होगा। मैं बता दूंगा, ट्रिपल पॉइंट को अलग से डील करना पड़ेगा भैया, ट्रिपल पॉइंट हैज टू बी डेल्ट सेपरेटली। बिल्कुल, कैम्फर में सब्लिमेशन होता है, आप बात कर रहे हो कपूर को, कह रहे कपूर की बात कर रहे हो अर्पिता, ठीक है, तो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में होता है। ट्रिपल पॉइंट को हम लोग को अलग से देखना पड़ेगा, खासकर गैसेस को लेकर। आकांक्षा ने कहा है कि सर 2268 जूल होता है, आपने 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। रुकते हैं श्रेयांश, रुकते हैं। आप एक्चुअली आप स्पेसिफिक हीट को लैटेंट हीट से मिला रहे हो, कोई मतलब नहीं है दोनों का ना। एक सीधा सवाल है बच्चों, देखते हैं, एक सीधा सवाल है आपके पास, वर्क डन इन कन्वर्टिंग आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन से आप सब कुछ सीख सकते हो। मंतशा ये डेटा है, मंतशा जो मैंने लिखा एग्जांपल, मैंने वो डेटा दिया है, क्वेश्चन में कभी भी आपको दिया जाएगा तो डेटा जरूर दिया जाएगा। जैसे मैं अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें गड़बड़ है, तो मैं डेटा आपको सारा दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं क्या क्या डेटा दे दूंगा आपको, तो मैं आपको दे देता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे देता हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे देता हूँ, इट इज इक्वल टू आइस का स्पेसिफिक हीट मैं आपको वाटर दे देता हूँ, ठीक है। आपको मैं लेटेंट हीट ऑफ वाटर देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ आइस देता हूँ, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देता हूँ, सॉरी लेटेंट ऑफ फ्यूजन नहीं, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन।
लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देता हूं, सब कुछ आपको देता हूं। आइस का याद रखिएगा 1 सॉरी माय मिस्टेक, सबको कैलोरी पर ग्राम में देता हूं मैं 0.5 कैलोरी पर ग्राम। वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। सवाल क्या है कि 1 ग्राम आइस मैंने आपको दिया है, आप एक बार खुद से सोच लो, मैं फिर एक एक करके आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको पूरे स्पेसिफिक हीट और पूरे लैटेंट हीट को क्लियर कर देगा। मैं आपको लेता हूं, बताता हूं, देखिएगा एक बार क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आकांक्षा ने कहा है कि 3030 जूल आ रहा है। अच्छा लेट सी, देखते हैं ना, लेट सी। डेटा नहीं दिया तो मैंने डेटा को सारा दे दिया। मैंने बोला कि मेरे पास 1 ग्राम आइस है और करेंटली -10 डिग्री सेल्सियस पे है। अच्छा एक बात बताओ, इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले आइस कहां पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। बच्चों देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि 1 ग्राम आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हीट देंगे तो वो कहां पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो इसमें यहां पे जो हीट ट्रांसफर होगा Q1, जो प्रोसेस होगा Q1, वो क्या होगा? ms डेल्टा टी। मास कितना है? 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है? 0.5। और टेम्परेचर का चेंज कितना है? 10। तो कितना हो गया? 5 कैलोरी। पहला काम देखो गौर से, सब लोग ध्यान दो कि पहला क्या आया? 5 कैलोरी। अब आते हैं कि आइस है, अब आइस 0 डिग्री पे आ चुका है, अब आइस की क्या होगी? मेल्टिंग होगी। आइस की क्या होगी? मेल्टिंग। और आइस किस में बदल जाएगा? वाटर में। वाटर कितने डिग्री पे सेल्सियस पे आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। यानी आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बहुत क्लियर है कि ये प्रोसेस क्या है? लैटेंट हीट लगेगा यहाँ पे। तो अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो Q2 इक्वल्स टू कितना होगा? M इंटू एल। अब मास तो कितना है? मास तो अपना 1 ग्राम है, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80। तो कितना हो गया? 80 कैलोरी। देखिएगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझिए। अब मैं कह रहा हूं कि वाटर जो है उसको गर्म करेंगे तो ये वाटर वाटर 100 डिग्री पे चला जाएगा। अब वाटर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे अगेन टेम्परेचर का बदलाव हुआ है, हीट हीट दिया हमने। तो अगेन मैं कह सकता हूं कि इस प्रोसेस में Q3 विल बी इक्वल टू ms डेल्टा टी। अब m बोले तो 1 ग्राम स्पेसिफिक हीट। अब पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी कितना है? 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100। कितना हो गया? 100 कैलोरी। एंड पानी को अब हम लोग वाटर को हीट करेंगे, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। वाटर को कन्वर्ट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। एट कितने डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन फेज का चेंज है, तो अब Q4 इक्वल्स टू कितना होगा? M इंटू एल।
अब m कितना है मेरे पास, m है मेरे पास 1 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540, कितना हो गया 540 कैलोरी। यानी अगर कोई टोटल हीट पूछेगा तो क्या निकालेंगे, 540 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5, 640, 720, 725 कैलोरी, 725, 725 कैलोरी आई। अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 725 इंटू 4.2 जूल, ये लगभग 3000 के आसपास आएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला कि आइस को गर्म करके हमको स्टीम तक लेके जाना है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि आइस बर्फ है, बर्फ पहले पिघलेगा, बर्फ पहले 0 डिग्री पे आएगा, फिर मेल्ट होगा, मेल्ट होके पानी बनेगा, पानी 0 से 100 जाएगा, 100 डिग्री पे फिर जाके वेपराइज होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। इस गौर से देखो तो हमने जहां भी टेम्परेचर का चेंज किया है वहां लगाया क्या है, स्पेसिफिक हीट, और जहां फेज का चेंज किया है वहां लगाया है लैटेंट हीट। क्या ये पूरा प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है? कब टेम्परेचर चेंज होगा तो कब स्पेसिफिक हीट लगाएंगे, कब फेज चेंज होगा तो हम लोग लैटेंट हीट लगाएंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। आकांक्षा पूछिए। सर बोल रहे कि जहाँ पे फेस चेंज होगा वहां पे ml लगा देंगे, और ठीक, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं, जहाँ पे मतलब फेस चेंज नहीं होगा वहां पे तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा ही होगा। देखो तो आप हीट दे रहे वहाँ हो, पे ms अगर डेल्टा फेज चेंज नहीं होगा तो हीट कुछ तो करेगा, वो टेम्परेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, दो ही काम होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो उसका फेज चेंज होगा। ठीक बात। हाँ। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा पूरे प्रोसेस को। स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट बेसिक जो चीज है वो हमको समझना जरूरी है। ठीक है, यही दो चीज है, दो ही तरह का हीट ट्रांसफर बॉडी को हो सकता है, इधर टेम्परेचर चेंज करने के लिए और दूसरा फेज चेंज करने के लिए। ये दो काम तो होगा ही होगा, दोनों में से कुछ भी। जल्दी इसको ठीक से नोट कर लो फिर, क्योंकि इस टॉपिक का जो एंड टॉपिक है वह प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और सब कुछ उसी पे बनना है क्वेश्चन। सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही होना है। ये समझ लिया बच्चों। ये अब हम लोग इस पूरा जो हीट वाला टॉपिक चल रहा है, ये हम उसके लास्ट पोर्शन के तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका लास्ट पोर्शन जो कहता है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, तो ये कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सीधा सीधा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेसिकली जो है, इट इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन conservation of energy, conservation of energy। ठीक है, ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझता है। ठीक है, क्या विवेक, वेट सर, क्या लिखना है अभी विवेक? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कुछ नहीं कहता, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, स्पेसिफिक हीट S1 है, और अभी T1 टेम्परेचर पे है, और एक दूसरा बॉडी है M2 है, स्पेसिफिक हीट S2 है, और टेम्परेचर कितना है T2। ठीक बात। और हमने कहा कि हमारा जो T1 टेम्परेचर है वो T2 से ज्यादा है, यानी ये हॉटर बॉडी है और दूसरा वाला क्या है, कोल्डर बॉडी है। ठीक, अगर मान लीजिए हम इन दोनों को मिलाएंगे या करीब लेके आएंगे
तो ऑब्वियस बात है कि हीट इधर से घटेगा और उधर से हीट बढ़ेगा। कब तक होता रहेगा? तो जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। तो मान लेते हैं कि एक फाइनल टेम्परेचर कुछ आ गया Tm, जहां पे दोनों जाके टेम्परेचर जाके रुक गया। Tm को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर है जब जाके हीट का फ्लो रुक जाएगा। तो जब हीट का फ्लो रुकेगा बच्चों, तो आप ऐसा समझो कि पहला वाला बॉडी हीट को लॉस किया है और दूसरे वाले ने हीट को गेन किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर बॉडी। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है कि पहला वाला जितना हीट लूज करेगा उतना ही दूसरा वाला हीट गेन करेगा। तो यहां पे बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कि इट स्टेट्स दैट heat lost by one body is equal to gained by another। यही इसका लॉजिक है, इक्वल टू गेन्ड बाय अनदर। यानी अगर मैं बोलूं कि पहला बॉडी ले लूं अगर, तो पहला बॉडी ने हीट कितना लूज किया, तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर गिरा है इसका। तो क्या लिख सकता हूं मैं? M1 S1, और टेम्परेचर कहां से कहां गया होगा? T1 से Tm गया होगा। पहले वाले का टेम्परेचर घटा है। और अगर मैं बोलूं कि दूसरे वाले ने हीट कितना गेन किया है, तो क्या लिख सकते हैं? M2 into S2, और इसमें टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या लिख सकते हैं? Tm माइनस T2, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। और यही तो कहना है कि हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या सबको समझ में आया क्या? कि पहला वाला जो हीट लूज करेगा वही दूसरा वाला गेन करेगा। पहला वाला लूज कहां से क्या किया? T1 से लेके Tm तक गया, तो इसका टेम्परेचर फॉल हुआ। दूसरा वाला क्या हो गया? T2 से Tm पे गया, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ। क्लियर है क्या? क्या समझ में आ रहा है सबको? एक का टेम्परेचर घटेगा तो दूसरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और अगला पूरा क्लास हम लोग इसी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे ही बिताएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। कनेक्टर नहीं है श्रेयांश, कनेक्टर कुछ नहीं है। दो बॉडी को मिला दिया सीधा से, दो पानी है, एक 100 डिग्री पे 0 डिग्री पे मिला दिया है, तो कनेक्टर कुछ नहीं है। आस्था को सिर्फ हीट देने का प्रोसेस होता है। जब गीजर को हम लगाते हैं तो गीजर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप ये बोलो कि आप एक गर्म पानी को ठंडे पानी में जब मिलाते हो तो क्या होता है? तो आप देखते हो कि पूरा ओवरऑल टेम्परेचर जो हो जाता है वो गर्म का मान लो 100 होगा और ठंडे का 20 होगा, तो बीच का कुछ 80-70 टेम्परेचर के आसपास हो जाके रुक जाता है। श्रेयांश कह रहा है हम रोज करते हैं ये काम। हाँ, जल्दी इसको साफ साफ लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही हम अगले दिन के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग। हाँ, बोलिए कंचा। सर बोल रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का, तीनों का सर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ना। ये पीडीएफ भेज दो ना, भेज देता हूँ। ठीक, हाँ बिल्कुल। पीडीएफ भेज दो। ठीक, श्रेया रिपीट। श्रेया क्या डाउट है? श्रेया अनम्यूट करना हो आपको, आप सीधे सीधे बताओ आपको क्या दिक्कत आई। बोलो श्रेया।
श्रेया अनम्यूट करके बताइए क्या दिक्कत है। फिगर में कुछ नहीं है। फिगर में देखो ऐसा है कि एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे, दूसरा बॉडी लोअर टेम्परेचर पे, दोनों को मिला दिए। अब मैं पानी को मिक्स थोड़े करता है यहाँ पे फिगर में, तो मैंने क्या किया कि दो टेम्परेचर बॉडी को कनेक्ट कर दिया किस तरीके से। तो पहला वाला में क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा, हायर वाले का, लोअर वाले का बढ़ेगा। तो बढ़ेगा और बीच में एक ऐसा वक्त आएगा जब दोनों का टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, जब क्या होगा, हीट का फ्लो रुक जाएगा। तो मैंने बोला कि पहला वाला T1 पे है, वो T1 से गिर के Tm पे आ गया। दूसरा वाला T2 पे है, वो T2 से उठ करके Tm पे चला गया। ठीक बात। दोनों ने टेम्परेचर का चेंज किया। पहला वाला ने टेम्परेचर हीट लूज किया है, दूसरे वाले ने हीट गेन किया है। तो हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर। और डेटा में सबस्क्रिप्ट में क्या लिखे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहां पे मतलब अर्पिता, आकांक्षा, श्रेया, होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर से W जैसा लग रहा है, W जैसा लग रहा है, TM लिखा है अर्पिता, TM लिखा है, TM। ये Q लॉस लिखा है, सॉरी सबस्क्रिप्ट में ये लॉस लिखा है, लॉस, ये लॉस है, लॉस। और दूसरा वाला हीट गेन्ड है, हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। ठीक है, अगले दिन बच्चों इसी पे क्वेश्चन करेंगे और कल मॉड्यूल का भी डिस्कशन करना है अपने को। ठीक है, सब लोग होमवर्क बना के आए। ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ओके शेयर, आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया है उसको पढ़ के आओ। बोलो विवेक। सर हमें उसका मतलब ये सॉल्यूशन पेपर चाहिए। टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, डाउट पूछो ना, तुम बना के क्या लाओ, हो? मैं बताऊंगा हाँ सॉल्यूशन की। अच्छा तुमको आंसर, तो ठीक है आंसर सर, की तो ऐप पे सॉल्यूशन मिल ही बताया जाएगा। तो मतलब कि तुमको आंसर ऐप पे तो मिल ही सर जाएगा। आंसर हमको आंसर नहीं, सॉल्यूशन मतलब क्यों उसका चाहिए, पूरा सॉल्यूशन मैं सॉल्यूशन के बताऊंगा। साथ देगा। नहीं मैं डाउट बता दूंगा ना, तुम ठीक है पूछो तो ना। तुम पहले बना के आओ, पहले जो डाउट होगा वो देखेंगे। कल मॉड्यूल ठीक है सर। पेपर दोनों डिस्कस करूंगा। कल मॉड्यूल भी डिस्कस करूंगा, पेपर भी डिस्कस करूंगा, और कल प्रिंसिपल ऑफ ओके कैलोरीमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। मृगांक आप मुझे व्हाट्सएप कर दो कौन कौन से गड़बड़ हुआ है, आपको दिक्कत हुआ है। मृगांक जस्ट सेंड मी। श्रेयांश सब कुछ होगा कल, डोंट वरी। साक्षी अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए साक्षी। सर कोई क्वेश्चन का आंसर गलती था। व्हाट्सएप कर दो मुझे, आपको क्या गलत लग रहा है। कल में डिस्कस करेंगे ही ना, कल तो ठीक है सर। कल डिस्कस करेंगे, बोनस कर देंगे अगर होगा तो। ठीक है, ओके चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।